जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जे ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th क्लास के पहला चैप्टर, यानी कि आज हम सब पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सभी के लिए इस चैनल पे 9th क्लास और 10th क्लास के पूरे मैथ के एनसीईआरटी मैथ को प्रश्नावली बाई प्रश्नावली पढ़ाकर अपलोड किया जाएगा। इसलिए अवश्य हमें जुड़े अगर पढ़ना चाहते हैं तो। आज हम सब बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। किसके बारे में जी? संख्या पद्धति के बारे में। यह हमारा 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। तो इसी के बारे में आज हम सब बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति क्या होता है। यानी कि हमारा जो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। यानी कि संख्या पद्धति होता क्या है, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। अब वो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है संख्या। क्या लिखा गया है? संख्या। यानी संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि संख्याएं होती क्या है या संख्या कहते किसे हैं। हम सब चीजों को चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कैसी बनती है। यहाँ पे लिखा गया पद्धति, यानी कि पद्धति का अर्थ क्या होता है, यानी संख्या पद्धति का अर्थ क्या होता है। तो संख्या पद्धति का अर्थ होता है संख्याओं को लिखना, संख्याओं को व्यवस्थित करना या संख्याओं को दिखाना। क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहा जाता है। यानी किसी भी संख्याओं को लिख कर दिखाना या अच्छी तरह से प्रस्तुत कर देना या किसी संख्याओं को अंकित कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहा जाता है। यानी संख्याओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर देना, दिखा देना, प्रस्तुत कर देना संख्या पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। आइए इसको शुरुआत करते हैं। जो संख्याएं होती है वो संख्याएं कहाँ से आती है, कैसे बनती है जी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज, यानी संख्याएं कहाँ से बनती है। तो सबसे पहले देखेंगे अंक। क्या देखेंगे? अंक। यानी कि अंक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानकारी करने के लिए आपको अंक का पता होना अति आवश्यक है। यानी अंक होता क्या है। तो देखा जाए तो जीरो से लेकर 0 से 9 तक, 0 से 9 तक को अंक कहा जाता है। यानी 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेके 9 तक को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। यानी कि इसमें देखा जाए अंक क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी क्या है? ये सभी अंक है। क्या है जी? अंक है। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं का निर्माण हुआ होता है। यानी कि मैथ में जितनी भी संख्याएं आपको देखने को मिलता है, वे सभी संख्याएं कहाँ से आते हैं? इन्हीं अंकों से आते हैं। यानी कि देखा जाए तो टोटल देखा जाए, अंकों की संख्या देखा जाए, यानी दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की संख्या देखा जाए तो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। यानी कि काउंट किया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि दशमलव दशमलव संख्या पद्धति दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। यानी कि इसी 10 अंकों को मिलकर किसी भी संख्या का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सबसे हमारा मैथ जो शुरुआत होता है, मैथ का सबसे छोटी इकाई को देखा जाए तो अंक है। अगर मैथ से हम अंक को हटा लें तो हमारा मैथ नहीं रहेगा। क्योंकि मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। वो संख्याएं आती कहाँ से?
तो वो संख्याएं आती है यही अंक से आती है। तो टोटल देखा जाए तो अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है, 10 होती है। जो अंकों की संख्या 10 होती है इसे हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। कि 10 अंकों को जो व्यवस्थित दिखाई दे जाता है तो इसे हम दशमलव संख्या पद्धति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आइए, अंकों को मिलने से क्या बनता है, संख्या बनता है। क्या बनता है जी, संख्या बनता है। देखा जाए तो संख्या के बारे में, यानी कि हमारा संख्या, संख्या किसे कहते हैं, या पूछे दे कोई आपसे कि बताइए संख्या किसे कहते हैं, या संख्या कैसी बनती है। यानी अंकों के, आप बोल सकते हैं अंकों के व्यवस्थित व्यवस्थित रूप को संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या किसे कहते हैं, अंकों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। जब इन्हीं 10 अंकों में से, जब इन्हीं अंकों को हम एक जगह व्यवस्थित कर देते हैं, एक पास लिख देते हैं, तो जिसका निर्माण होता है उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आइए उदाहरण के लिए लेकर कुछ समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे में देखा जाए, जैसे में देखा जाए तो इन्हीं अंकों में से कोई भी हम अंक ले लेते हैं। जैसे में देखा जाए यहाँ पे 5 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए। अगर अलग अलग देखा जाए तो इसमें टोटल अंक पूछा जाए आपसे कितना है, तो इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4 है। अगर देखा जाए इन्हीं अंकों को मिलकर क्या बना हुआ है, संख्या बना हुआ है। क्या बना हुआ है, संख्या। यानी कि इन्हीं अंकों को मिलने से संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संख्या का। अगर आपसे पूछ दे ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी इसमें टोटल कितनी संख्याएं, यानी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं एक है। यानी 4 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किया गया। यहाँ पे क्या चीज का निर्माण किया गया, एक संख्या का निर्माण किया गया। लेकिन पूछा जाए इस संख्या में टोटल अंकों की संख्या कितनी है, यानी टोटल इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4। या देखा जाए तो इसमें इस संख्या में ये टोटल चारों अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किया है। क्या चीज का निर्माण किया है, एक संख्या का निर्माण किया है। लेकिन इस संख्या में टोटल अंकों की संख्या कितनी है, तो टोटल अंकों की संख्या 1 2 3 4, यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। जब हम अंकों को एक पास व्यवस्थित कर देते हैं या लिख देते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एक पास लिखते हैं, या जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ लिखने पर जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो ये है हमारी संख्या। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है संख्या पद्धति। तो आपको पता हो गया होगा कि संख्या किसे कहते हैं, या संख्या किसे कहते हैं। यानी अंकों के व्यवस्थित रूप को हम लोग संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एक पास लिख देते हैं तो संख्याएं का निर्माण होती है। अब हम बात करने वाले हैं संख्या। या देखा जाए तो टोटल संख्याएं को कितने भागों में बांटा जाता है। या बात किया जाए तो संख्याओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो संख्याओं को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। सबसे हमारा पहला होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या।
क्या होता है? काल्पनिक संख्या। यानी संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। सबसे हमारा पहला भाग होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं संख्या क्या होता है। अंकों के व्यवस्थित रूप को हम लोग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। अब बता रहे हैं आपको संख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला होता है वास्तविक संख्या और हमारा दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। अब देखेंगे इसमें कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं, वैसी वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे जिसे संख्या रेखा संख्या संख्या रेखा पर वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके दर्शाया जा सके उसे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर देते हैं या दर्शा सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यानी कि आइए कुछ उदाहरण के लिए को हम देखते हैं इसको, जैसे में कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन हो सकती है। तो देखा जाए तो जीरो, यानी संख्या रेखा पर देखा जाए तो बीच में धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं की जो बीच में व्यवस्थित होता है, क्या होता है? हमारा जीरो होता है। यानी जीरो को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। देखा जाए -4, -5 या 6, फिर देखा जाए यहाँ पे 10, 2/5, -3/5 इत्यादि इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो है, इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं? हम जानते हैं। ये जो भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही होगी, ये सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। अब आइए वास्तविक संख्या आपको बता दिए हैं, अब आइए देखते हैं काल्पनिक संख्या। आप सभी को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ना कि हमें काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। यानी हमें सिर्फ पढ़ना है तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। फिर भी हम काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि काल्पनिक संख्या किन्हें कहते हैं। वास्तविक संख्या तो उन्हें कहते हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या किन्हें कहते हैं? यानी कि वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा संख्या रेखा संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सके उसे काल्पनिक
उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए को हम देखते हैं, यानी वो कौन सी संख्या होगी जिसे संख्या रेखा पर हम नहीं दर्शा सकते हैं। यानी वे कौन सी संख्या होगी जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाए जा सकते हैं। देखा जाए जैसे √-2, √-10 इत्यादि। ये जो भी संख्याएं दिखाई दे रही है, रूट के अंदर जो माइनस लगा हुआ है, ये जो भी संख्याएं दिखाई दे रही है, इसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। इसे ही हम काल्पनिक संख्या के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। हमारा एक संख्या होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सके उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि देखिए, अब इसमें वास्तविक संख्या में आता है संख्या रेखा। क्या आता है? संख्या रेखा। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि संख्या रेखा कहते किसे हैं। आइए अब उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी संख्या रेखा के बारे में। यानी कि संख्या रेखा हम कहते किसे हैं, यानी संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा यानी हम बात करने वाले हैं संख्या रेखा के बारे में। किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में। यानी कि संख्या रेखा कहते किसे हैं, यानी संख्या रेखा कहते किसे हैं, या संख्या रेखा क्या होता है। यानी वैसी रेखा वैसी रेखा वैसी रेखा जिस पर संख्याओं वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को अंकित किया वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को अंकित किया गया हो उसे उसे संख्या रेखा कहते हैं। यानी कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, यानी वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को अंकित किया गया हो उसे संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। यानी वैसी रेखाएं होगी जिस पर हम संख्याओं को क्या किए गए होंगे? अंकित किए गए होंगे। तो उन सभी रेखाओं को हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। आइए उदाहरण को लेके हम देखते हैं इसको। यानी यह एक क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। आपको मैथ में पढ़ाया गया हुआ रेखा कहते किसे हैं। तो वैसी लाइन होती है जिसे अनिश्चित रूप से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं। उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहा जाता है रेखा। क्या कहा जाता है? रेखा। जब उन्हीं रेखा पे हम किसी भी संख्याओं को अंकित कर देते हैं तो उसी रेखा को हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। यानी रेखा यानी वह रेखा है, और संख्या मतलब यानी संख्याओं को क्या किया गया? उस पर अंकित किया गया हो, लिखा गया हो, दिखाया गया हो। यानी कि जब इस पे संख्याओं को अंकित कर दिया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाता है यह। फिर इधर -1, -2, -3,
-4 डैश माइनस इन्फिनाइट तक जाता है, इन्हीं रेखा को हम लोग संख्या रेखा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्या कहते हैं, संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसी रेखा जिस पर जीरो के, अगर देखा जाए बीच में जीरो है, जीरो के बाएं साइड में ऋणात्मक और दाहिने साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, धनात्मक। यानी कि जीरो की वैसी रेखा जिस पर जीरो के दाएं साइड में धनात्मक संख्याएं और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं अंकित किए गए होते हैं, उन्हें हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या रेखा के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। यानी यह एक रेखा है, इसी रेखा पे संख्याओं को जब अंकित कर दिया जाता है तो इसे हम संख्या रेखा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी जो जीरो से इस साइड में जो भी संख्याएं दिखाई दे रही है, इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक, या इसको ऋणात्मक संख्या भी बोल सकते हैं, या ऋणात्मक क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो से इस साइड में जो भी संख्याएं दिखाई दे रही है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जीरो से बाएं साइड में सभी जो संख्याएं लिखी रहती है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जीरो के दाहिने साइड में जो भी संख्याएं लिखी गई रहती है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी आइए अब बात आता है पूर्णांक, यानी पूर्णांक कहते किसे हैं। अब पूर्णांक के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी पूर्णांक होता क्या चीज है। यानी पूर्णांक कहते किसे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक होता क्या है या पूर्णांक हम कहते किसे हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप में जब जीरो को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं, उससे जो भी संख्याएं बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। या धनात्मक कोमा ऋणात्मक और जीरो को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। हम बोल सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को जब धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या और जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं, ये तीनों संख्याएं जब एक पास हो जाती है तो वो पूर्णांक का निर्माण करती है। यानी उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर देखा जाए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। सबसे पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक हम किसे कहते हैं, देखा जाए धनात्मक पूर्णांक हम किसे कहते हैं। पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिसके आगे प्लस के चिन्ह होते हैं। क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। उन सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3 यह इन्फिनाइट तक चली जाती है, इन सभी संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह लगा रहता है, उसे हम
धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कौन सा पूर्णांक होते हैं? धनात्मक, यानी जिसके आगे प्लस हो। आपको बताया जाता है मैथ में, अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस प्लस कुछ भी नहीं लगाया गया हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह क्या होता है? छिपा होता है, यानी वो दिखाई नहीं देता है। इन सभी संख्याओं के आगे क्या रहता है? प्लस छिपा हुआ रहता है। तो इन सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। कौन से पूर्णांक कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आइए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी उन सभी संख्याओं जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। किसका चिन्ह लगा हो? माइनस का चिन्ह लगा होता है, जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। यानी जितनी भी संख्या है, जैसे -1, -2, -3, -4, यह माइनस इन्फिनाइट तक चली जाए, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से क्या की जाती है? जानी जाती है। वे सभी संख्याएं जिसके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। कौन से पूर्णांक कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और वे सभी संख्याएं जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कौन से पूर्णांक कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 से इन्फिनाइट तक, यानी अनंत, इसको हम अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत तक, अनंत कहा जाता है। यह अनंत का संकेत होता है। 1 से अनंत तक जा रहा है, जो पॉजिटिव जा रहा है, यानी प्लस में जा रहा है। नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक -1 से इन्फिनाइट तक जा रहा है, माइनस तक। लेकिन एक चीज इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, जो दिखाई नहीं दे रहा है वह है, क्या चीज है? वह जीरो है हमारा। क्या है? जीरो। यानी जीरो क्या है? तो जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो ना ही क्या है? ना ही धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आपका सवाल होगा कि यह जीरो जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ये कैसे हो सकता है? इसको हम छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि यह जीरो जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए एक मान लेते हैं, हम हमारे पास 1 रुपया है, तो पूछा जाए 1 रुपया जो हमारे पास है वो मान लीजिए उसमें क्या बोलेंगे? धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक बोले, क्योंकि वो हमारा एक धन है। क्या है? धन। और किसी व्यक्ति के पास जो पैसा होता है तो उसको धन बोला जाता है, यानी उस व्यक्ति का पैसा बोला जाता है, उसका धन बोला जाता है। यानी किसी के पास अगर है तो वो धनात्मक संख्या हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है या अगर वह व्यक्ति कर्जा में है तो उसको हम ऋणात्मक बोलेंगे। और कोई व्यक्ति कर्जा लिया हुआ, कुछ पैसे का क्या किया है? कर्जा लिया है तो उसे हम ऋणात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा है तो हम बोलते हैं उसके पास धन है। क्या है? धन है, तो उसे हम धनात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धनात्मक। और कोई व्यक्ति कर्जा लिया है तो हम उसे ऋणात्मक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो माइनस में, यानी वो कर्जा लिया है। कर्जा को हम लोग माइनस से दिखाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाते हैं। धन को हम लोग धनात्मक पूर्णांक से दिखाते हैं। और किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए हमारे पास ना ही हमारे पास धन ही है ना ही कर्जे में, तो उसके लिए क्या चीज से दिखाएंगे? तो इसी चीज को दिखाने के लिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीरो का। ना ही हमारे पास धन ही है, ना ही हम ऋणात्मक है, ना ही हम कर्जे लिए, और कोई व्यक्ति ना ही उसके पास पैसा ही है ना ही वो कर्जा ही लिया है, तो उसको तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। यानी उसको हम जीरो से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो हम उससे बोल सकते हैं उस व्यक्ति के पास ना ही क्या है? पैसा है, ना ही वो धनात्मक है, ना ही वो कर्जा में, तो ना ही वो ऋणात्मक है। इसलिए हम जीरो को बोल सकते हैं जीरो तो ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक, कैसे? तब छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। और किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वह कह सकता है हमारे पास धन है। धन यानी धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे उसको। और कि कोई व्यक्ति कर्जा लिया हुआ है तो बोल सकता है कि हम ऋण, यानी ऋण मतलब होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जा होता है। वो कर्जा लेते हो अपने कर्जा को ऋणात्मक संख्या में दिखा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति ना ही उसके पास धनी है, ना ही वो कर्जा ही लिया है, उसको भी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं, यानी वह इसलिए बोल सकते हैं जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आइए आगे की तरफ हम देखते हैं, कुछ और इसमें हम परिभाषाओं को देखते हैं। हम पढ़े थे वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आइए वास्तविक संख्या को देखा जाए। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि देखा जाए तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। सबसे हमारा जो पहला होता है वास्तविक संख्या का, सबसे हमारा जो पहला होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। सबसे हमारा पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या और काल अपरिमेय संख्या। यानी देखा जाए परिमेय संख्या, आपको हरदम सुनाई देता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। यानी जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसे जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। यानी जो भी संख्या है अगर उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो वे सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पे संख्या दो बार लिखा गया है। परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अभी आपको हम पढ़ा के आ रहे हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जो भी धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसमें परिमेय संख्या में एक शर्त होता है, पूर्णांक है, यानी इसमें Q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के। यानी कि अगर Q जीरो के बराबर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। इन चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि वे सभी संख्याएं जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सके वे सभी संख्याएं
क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? यानी पी और क्यू एक पूर्णांक होनी चाहिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण को लेकर देखते हैं। जैसे देखा जाए जीरो, अगर पूछ दिया जाए जीरो क्या है? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? तो जीरो के नीचे एक छिपा होता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या के नीचे भागा में एक छिपा हुआ रहता है। देखा जाए 5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3/10 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। बट्टा के रूप में लिखा गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखा जाए 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, इत्यादि। यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या। p/q यानी p की जगह 22 लिखा गया है, q की जगह पर 7 लिखा गया है। यानी बट्टा के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी अपरिमेय संख्या के बारे में अब जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या, या ऐसे बोल सकते हैं, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसे जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या संख्या कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे हम p/q के रूप में लिख देंगे वे परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वे सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण को लेकर देखते हैं हम। जैसे √3, ये कौन सी संख्या है? ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √5 ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई, आप लोग क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे, जब वृत्त पढ़ाया जाता है आपको, वहाँ पे पाई का बहुत ज्यादा चर्चा होता है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इत्यादि। यानी कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको यह चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आप इस प्रश्नावली के पहले प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर देने में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्याएं जो होती है वो कहाँ से आती है, तो देखिए वास्तविक संख्या जो भी होगी कुछ परिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या होगी। यानी वास्तविक सभी जितनी भी वास्तविक संख्याएं है जो भी है वो परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूछा जाए क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। यानी जितने भी परिमेय संख्या है ये सब कहाँ से आ रही है? वास्तविक संख्या से आ रही है। कहाँ से आ रही है? वास्तविक संख्या से आ रही है। अगर पूछा जाए क्या सभी अपरिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्या आपको दिए गए हैं, क्या यह सभी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या हो सकती है? अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल हो सकती है। सभी जितने भी अपरिमेय संख्या आपको दिखाई दे रही है ये सब कहाँ से आ रही है? सब तो वास्तविक संख्या से आ रही है। इस सबको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, लेकिन p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है।
इसलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या अपरिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। कि सभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कहाँ से निकल के आते हैं, वास्तविक संख्या से निकल के आ रहे हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं को दो रूप में बांटा गया, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो ये बताइए इसमें जो भी संख्या होगी ये सभी संख्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जो इसमें जो भी अपरिमेय संख्या होगी तो सभी के सभी अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अब आपसे पूछ दिया जाए क्या जितनी भी वास्तविक संख्याएं होते हैं, जितने भी वास्तविक संख्याएं होते हैं क्या वो सभी परिमेय संख्या होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं भाई। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में कुछ परिमेय भी संख्याएं होती हैं और कुछ अपरिमेय भी संख्याएं होती है। इसलिए सभी परिमेय संख्या या ऐसे सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं कुछ परिमेय होगी कुछ क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। अब पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या में कुछ परिमेय भी होती है कुछ अपरिमेय भी होती है। हम कैसे बोल देंगे सभी अपरिमेय संख्या है, तो इन चीज को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछा जाता है। यानी वास्तविक संख्या को दो भागों में, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा टॉपिक है इसी का, यानी कि प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना है। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या हम कहते किसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। गिनती की संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से, 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत, यानी इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या या एक से शुरू होने वाले गिनती को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। जब गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से होती है, या एक से शुरू होकर गिनती जब अनंत तक चली जाए तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगला हमारा है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगला हमारा है पूर्ण संख्या के बारे में। यानी हम बोल सकते हैं गिनती में शून्य को सम्मिलित हो जाने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी हम बोल सकते हैं गिनती में जब शून्य को हम लोग क्या कर लेते हैं, सम्मिलित, यानी सम्मिलित हो जाने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 यानी एक से शुरू होती है। जब इसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। जैसे
जैसे में देखा जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनाइट। यानी कि प्राकृतिक संख्या में या गिनती की संख्या में जब जीरो को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो उन्हें कौन सी संख्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं उसे? पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? देखिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? यानी क्या इसमें जो भी लिखा गया सब इसमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि 1 से शुरू होता है या 0 से होता है, तो जितना चीज इसमें लिखा हुआ दिखाई देगा सभी इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि देखा जाए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में दिखाई नहीं दे रहा है। 1 से अनंत तक दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। अगला हमारा है यानी सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जो 2 से विभाजित हो। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो। यानी 2 के टेबल में वो संख्या क्या होके आ जाए, यानी 2 के पहाड़ा में वो सभी संख्या क्या होके कट जाए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब आपको 2 का विभाजता का नियम पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को हम कैसे बता सकते हैं वो 2 से विभाजित है या नहीं। उसके लिए आपको विभाजता के नियम का पता होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो संख्या 2 से पूरी पूरी क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है, ये संख्या 2 से विभाजित है। कैसे विभाजित है? इसे इकाई के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। फिर एक दूसरी संख्या हम ले रहे हैं, इसके इकाई के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। यह भी संख्या 2 से क्या है? विभाजित है, इत्यादि। फिर हमारा अगला आता है यानी विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, और इसमें वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए, जैसे एक संख्या लिया गया है, इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है, तो ये संख्या है 2 से विभाजित नहीं है। फिर दूसरा संख्या हम देखते हैं, इस संख्या के इकाई के स्थान पर कितना है? 9 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इत्यादि। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। और जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आइए अब आगे शुरुआत करते हैं
अभी जो तक हम पढ़ाएं आप सबको वह पहला चैप्टर संख्या पद्धति चैप्टर का तो बेसिक था। क्या था? बेसिक। अगर आपको उतना जानकारी है तो आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली का पहला प्रश्नावली, इस चैप्टर का पहला प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 1.1 में क्या क्या क्वेश्चन दी गई है, आइए उसे हम सॉल्व करते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी सबसे पहले देखिए, मैथ बनाने का सबसे तरीका आसान होता है यही कि आप क्वेश्चन को एक लाइन पढ़िए, जहां तक, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आए जब तक उससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर मैथ को आसान बनाना चाहते हैं तो अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तभी आप मैथ को आसानी से समझ सकते हैं और किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। यानी मैथ बनाने का तरीका होता है, आप एक लाइन पढ़े, ये 2 शब्द पढ़े, 3 शब्द पढ़े, जब तक ज्यादा ना पढ़े, जहां तक वो समझ में ना आए। जैसे हमें क्या बोला यहाँ पे, देखिए एक चीज बता रहा हूँ, क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? वही यहां तक आपको समझना है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अभी आपको बताए थे हम, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम पूछा है हाँ या नहीं, हम यहाँ बोलेंगे हल में हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ। शून्य क्या है? परिमेय संख्या। क्या इसे ये बता दिए, क्या पूछा है, शून्य क्या परिमेय संख्या है या नहीं है? और आगे देखिए, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब बोला है क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ये तो बता दिए कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है इसका रीजन दिखाइए। क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आइए, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी है इसलिए हम लिख दिए हाँ, क्योंकि 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 इसे इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। या बोला शून्य परिमेय संख्या, बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता। कैसे लिखा सकता, आइए देखते हैं। ये मान लो जीरो है, यानी बोला शून्य क्या परिमेय संख्या, यानी शून्य के नीचे आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, एक छिपा होता है। अब बताइए ना, क्या पी बटा क्यू के रूप में यह नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पी बटा क्यू के रूप में यह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों, कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसे हम पी बटा क्यू के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यानी हमें बोला जाता है पी बटा क्यू के रूप में जिसे लिखेंगे वो परिमेय संख्या है। तो जीरो एक परिमेय संख्या है, कैसे है? तो जीरो बटा एक, जीरो के नीचे एक छिपा होता है, लेकिन में शर्त में ये होता है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पी तो जीरो के बराबर हो सकता है, यहाँ पे पी के बराबर देखा जाए तो जीरो है, क्यू के देखा जाए तो कितना है, एक है, लेकिन हमें ये बोला जाता है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पी जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जीरो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या। आइए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 3 और 4 के बीच में। तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? अनेक या अनंत, क्या बोल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे दिया यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, ये दोनों देखा जाए 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो दो संख्याओं के बीच, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या होती है, यानी अनंत, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जी कितनी होती है। अनंत क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। हमें बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बता देना है। क्या बता देना है? 6 परिमेय संख्या निकाल के क्या करना है, दिखाना है। और इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमको मिले तो जितना भी परिमेय संख्या पूछा जाएगा उसमें हम एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? एक और बढ़ा देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे हल में 3 और 4
के अंश अंश और हर हर में अगर हमसे पूछा जाए 6 तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे उसका भी रीजन समझाएंगे। 3 और 4 के अंश और हर में 7 से गुना करने पर, यानी कि 3 और 4 के अंश में क्या करेंगे, अंश और हर में 4 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। जैसे 3 है, 3 इसके यानी इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 में कितना से 7 से गुना करेंगे, 7 हो जाएगा। अब बोला क्या चीज से, इसके अंश और हर में दोनों में क्या करना है, 7 से क्या करना है, गुना करना है। यानी 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। 4 है, इसमें भी ऊपर भी 7 से गुना करेंगे और नीचे भी 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए अगर 7 से, देखो अगर किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसमें उतने भी इससे भाग भी करते हैं। क्यों, अगर इसमें 7 से गुना कर दे, 7 से भाग भी कर दे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा, 3। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा, 4। अब देखिए 7 तिरका कितना होता है, 21। 21 बटा कितना हो जाएगा, 7। यहाँ देखिए 7 चौका 28, क्या हो जाएगा, 28। 28 बटा 7। अगर देखिएगा अब ध्यान से, अगर 7 से 3 में हम भाग दें, कितना आएगा, 7 तिरका 21, 3 आया कि नहीं है। अगर 28 में हम 7 से भाग दें, 7 चौका 28, कितना आया, 4। अगर देखा जाए तो 3 ही लिखा गया, ये कितना लिखा गया, 4। हमें इन दोनों के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच 6 परिमेय संख्या, यानी इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें क्या करनी थी, बतानी थी। अब बताइए 21 के बाद क्या आता है, 22, यानी 22 बटा कितना हो जाएगा, 7। 22 के बाद 23 बटा 7, यानी 24 बटा 7, यानी 25 बटा 7, यानी 26 बटा 7 और ये 27 बटा 7। यानी देखा जाए तो कितना संख्या, 3 3 6 संख्या जो निकल के आई। ये कौन सी संख्या है, ये 6 संख्या है, 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच की परिमेय संख्या है। अगर इसके पहले कोशिश कीजिएगा समझने का, अगर हम यहाँ पे लिख दें 21 बट्टा 7, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ पे 28 बट्टा 7 लिख दें। यहाँ पे इसको काटेंगे 3 आएगा, इसको काटेंगे 4 आएगा। तो देखिए तो क्या ये सभी इसके बीच की संख्याएं नहीं है, बिल्कुल इसके बीच की संख्या है। इसलिए हम कभी भी दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालने को कहा जाता है तो जितनी संख्याएं कही जाएगी उसमें एक बढ़ा के उसके अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे और उसके बाद गुना करके उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी यह हो गया हमारी दो संख्याओं के बीच, अब दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का तरीका। यानी ऐसे इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी संख्या निकालना है जी, 5 परिमेय संख्या निकालना है। आइए देखते हैं। यानी 3/5 और 4/5 के, यानी कि इसके बीच में क्या करना है, हमें परिमेय संख्या निकालना है। अभी आपको बताए थे जितना भी परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक बढ़ा के हम क्या करेंगे, उसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3/5 और 4/5 के अंश अंश और हर में 6 से गुना करने पर,
यानी कि 3/5 और 4/5 के अंश और हर में कितना से गुना करेंगे हम? 6 से गुना करेंगे। यानी 3/5 गुने 6 गुने 6, यानी 4/5 गुने 6 गुने 6, यानी 6×3 18 बट्टा में 6×5 30, 6×4 24 बट्टा में 6×5 30। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यानी 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, यानी इन दोनों के बीच में कितनी? 5 परिमेय संख्या। अब 18/30 है तो इसके बाद क्या आता है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये जो संख्या जो दिखाई दे रही है यह 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। कभी भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएगी उसके अंश और हर में जितनी पूछी जाएगी उससे एक बढ़ा के हम गुना करके निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसको आप काटेंगे 3/5 ही आएगा, इसको भी काटेंगे 3/5 ही, लेकिन 18/30 के एक बढ़ाएंगे तो 19/30 आता, फिर उसमें बढ़ाएंगे तो 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी ये सब संख्याएं आते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यानी नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो कथन ये बोल रहा है क्या यह कथन सत्य या असत्य है? कारण भी बताना है। आइए देखते हैं। बोला इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है जी। क्या जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्याएं होती है? बिल्कुल होती है जी। क्यों होती है? अभी आपको बता रहे थे हम। क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है। तो ये बताइए जो संख्या 0 से शुरू होकर जा रही है और जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर जा रही है तो सभी प्राकृतिक संख्या में दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है। इसलिए हम बोलेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि होती है। हाँ, क्योंकि प्राकृतिक, कारण पूछा हमें, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। शुरू होता है। आइए इसको और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया, यह आपको पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अब पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अगर कोई पूछ दे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी वो प्राकृतिक संख्या लिखे गए हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? देखिए 1 2 3 अनंत तक, 1 2 3 अनंत तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या में दिखाई दे रहा है। इसलिए यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हमसे पूछ दे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हो सकती है। क्या हो सकती है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है।
इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हमारी है वो संख्याएं एक से शुरू होके जाती है, इस एक से अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या है जीरो। जो एक से अनंत तक जाती है वो सभी संख्या इसमें दिखाई दे देगा, तो अब हो सकती है पूर्ण संख्या। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है जी? क्या जितने भी पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अभी आपको बताए थे, पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो होता है और क्या होता है, सिर्फ धनात्मक संख्या होती है, ना कि इसमें ऋणात्मक संख्या होती है। तो नहीं बोला है प्रत्येक, यानी नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? नहीं। यानी हम बोलेंगे नहीं, सभी सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में सिर्फ सिर्फ शून्य शून्य और धनात्मक संख्या होती है। आइए इसको भी हम और अच्छे तरह से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पूर्णांक क्या है, पूर्णांक, कुछ पूर्णांक का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए -5, -3, 0, 1, 5 अनंत तक पूर्ण संख्या आ जाइए। पूर्ण संख्या क्या अगर देखा जाए पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 5 अनंत तक, देखिए इसमें धनात्मक संख्या है, इसमें भी धनात्मक संख्या है, इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया और क्यों नहीं हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या होती है, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। हम कैसे कह सकते हैं, खुद आप देखिए ना, पूर्णांक अभी आपको बताए थे, धनात्मक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलित रूप को पूर्णांक। यहाँ पे पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या और जीरो शामिल होता है, इसमें ऋणात्मक संख्या तो होती ही नहीं है। तो कैसे हम कह दें कि सभी पूर्णांक जो होते हैं सभी क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होते हैं? तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक किसे कहते हैं, और उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें अगला क्या कहता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है जी? आइए देखते हैं परिमेय संख्या, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या 3/5, 3/5 है, क्या यह पूर्ण संख्या है जी? नहीं, क्योंकि बट्टा के रूप में, p/q के रूप में, और जो पूर्ण संख्या होती है वो भी p/q के रूप में होती है, लेकिन उसके
क्यू के जगह पर कितने होते हैं, एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। इसलिए यह सभी परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय यानी सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है जी, यानी कि नहीं। हमारा आंसर क्या होगा इसका, नहीं होगा। यानी हम लिख सकते हैं, यानी नहीं सभी, नहीं सभी नहीं, क्योंकि 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 परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है जिसमें जिसमें q q q के स्थान पर 1 से अनंत तक की संख्याएं 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 हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या में q के स्थान पर सिर्फ एक होता है। यानी कि नहीं जी, यानी सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं कहे जा सकते। क्यों, परिमेय संख्याएं जो होती है p बटा q के रूप में होती है। इधर भी देखा जाए पूर्ण संख्याएं भी p बटा q के रूप में होती है, लेकिन इसके सभी q के स्थान पे एक दिखाई देते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में q के स्थान पर सिर्फ जीरो नहीं, एक के अनंत तक कुछ भी संख्याएं हो सकती है, इसलिए हम इसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लेके समझना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, परिमेय संख्या और यहाँ पे पूर्ण संख्या। यानी परिमेय संख्या 3/5, 6/7, 11/15 इत्यादि। पूर्ण संख्या देखा जाए तो आपका हो सकता है 0 से इत्यादि। देखिए सबके इसके परिमेय संख्या, ये भी सब परिमेय संख्या, लेकिन इसके हर में देखा जाए q के स्थान पर 5, 7, 15 कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें देखा जाए इसके नीचे q के स्थान पर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। और आगे आगे देखते हैं, हमारा यह पहला प्रश्नावली क्या होता है, यहीं पे हमारा समाप्त होता है। हमें पूरा आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप सभी हमारे प्यारे बच्चों को हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको डेली एक एक प्रश्नावली पढ़ाकर हमारे चैनल जे ऑनलाइन शिक्षा पे अपलोड किया जाएगा। वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग यही रहेगा, शाम में 6:30 में डेली अपलोड की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा कर रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।